हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे जाके या चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एमसीक्यूज हैं बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं और ये आपको डायरेक्ट के डायरेक्ट पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिला देते हैं एग्जाम्स में। तो हम देखते हैं सबसे पहला सबसे पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में यदि हम बात करें तो तीन चीजें, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसका मतलब है यदि कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये कट जाएगा। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी नहीं होगा। टूल्स गिवन टू एम्प्लॉय, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो डीए होगा, जो कि डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको आप बोलते हैं, वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट हो जाएगा। अगला यदि क्वेश्चन हम देखें, जीडीपी इज इक्वल टू 1000 एंड सब्सिडीज इज इक्वल टू 50, देन जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1000, सब्सिडीज इज इक्वल टू 50, देन जीडीपी एफसी विल बी। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो जीडीपी और जीडीपी दोनों सेम है। फैक्ट्री से अब बस आपको कहाँ जाना है, मार्केट से आपको कहाँ जाना है, फैक्ट्री पे। तो मार्केट से यदि फैक्ट्रीज पे जाते हैं आप तो माइनस आईटी और प्लस सब्सिडीज। तो आप यदि इसमें ऐड कर देंगे 50 तो 1000 प्लस 50 आंसर हो जाएगा 1050। और यदि आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके इसके कैलकुलेशंस के वीडियो डले हुए हैं, इजीली आप इनको भी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपकी तीन चीजें आती हैं, क्या क्या, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग। तो जो रॉयल्टी दिया हुआ है ये आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। इनकम मेथड, जिसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड को और भी अदर मेथड के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, है ना। इंडस्ट्रियल ओरिजिन नहीं होगा, नन ऑफ दीज। इनकम डिस्पोजेबल मेथड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है वो हम किसको बोलते हैं, रिटेन अर्निंग को बोलते हैं। अगला, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी, if purchase of raw material is 1200, export are 600 and imports are 200। तो आप देखें इंटरमीडिएट कंजम्पशंस मतलब जो हम प्रोडक्शन करते करते जो चीज कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, बीच में मिड ऑफ प्रोडक्शन, उसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो यदि आप देखें इसमें तो परचेज ऑफ जो रॉ मटेरियल होता है ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, है ना। ना इसमें आपको एक्सपोर्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना आपको इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको तब खरीदना है जब इसमें डोमेस्टिक वर्ड यूज होगा, तब यूज करना है जब आपको डोमेस्टिक वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा जो कि 1200 है आंसर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में क्या इंक्लूडेड होगा, तो नेशनल इनकम में आप देखें यहाँ पे, यदि आप विनिंग फॉर्म लॉटरी करते हैं तो ये आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, ये भी एक तरीके का इंटरमीडिएट है। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अगला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यदि आप बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे यदि आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये ए और फर्स्ट और सेकंड को मिला के बनता है, या फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को आप कहते हैं क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके बाद आप आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम बात करें यदि, तो तीनों ही मेथड हमारे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। कॉमोडिटी सर्विस मेथड, है ना। तो चैप्टर्स में आपको बीच बीच में हर चैप्टर के अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं मेथड्स के, जिनको आप अलग अलग नाम से जानते हैं मेथड्स के। तो इसमें आपका जो कॉमोडिटी सर्विस मेथड है इसको आप बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड को भी कॉमोडिटी सर्विस मेथड बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, वैल्यू एडेड मेथड। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉइज को, है ना, मतलब जो भी इंटरेस्ट रखता है कंपनी में, तो वो आप कहते हो किसको, रिटेन अर्निंग को। टैक्स इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू गवर्नमेंट, रिटेन अर्निंग इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज केप्ट असाइड, एंड डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड टू शेयर होल्डर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फार्मर सेल wheat to miller for 500 and miller sell flour to baker 700 and baker sell bread to consumer 1000, then total value added by miller and baker। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें होता क्या है। तो मिलर ने कितने की वैल्यू ऐड करी, इसके साथ सेलर ने कितने की वैल्यू ऐड करी, और साथ ही साथ कंज्यूमर को वो जो गुड्स है वो कितने का बिका। तो यदि आप बात करें कि एक मिलर जिसने सेल किया 500 रुपीज का, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोला है कि मिलर और बेकर दोनों ने मिलके कितनी की वैल्यू उसमें ऐड करी। तो यदि आप देखें 500 मिलर ने दिया किसको, 500 का बेकर को, मगर बेकर ने उसमें वैल्यू ऐड करी कितने की, 200 की, है ना। तो यदि आप देखें तो टोटल वैल्यू हो गई 700, और फाइनली जाके वैल्यू जो कंज्यूमर के पास पहुंची वो पहुंची कितने की, 1000। तो यदि आप इनिशियल जो वैल्यू है 500 और 1000 इनका डिफरेंस देखते हैं तो एक्चुअल में जो वैल्यू ऐड हुई है वो कितनी हुई है, 500 रुपीज, है ना। क्योंकि यदि आप इसी को डबल काउंट कर रहे हैं, इसी को हम प्रॉब्लम बोलते हैं डबल काउंटिंग। यदि आप 500 700 और 1000 सबको ही कैलकुलेट कर दें, और कंफ्यूज करने के लिए भी आपको दिया हुआ है कि 700 1000 ऐड करके 1700 आ जाए, या बच्चे क्या करें 700 माइनस 700 कर दे तो 300 आ जाए, या बच्चे क्या करें 500 प्लस 700 कर दे तो 1200 आ जाए, क्योंकि दिया हुआ है वैल्यू ऑफ बेकर एंड मिलर। तो डायरेक्ट बच्चे क्या करेंगे 500 प्लस 700 इज इक्वल टू 1200 और सीधा आंसर लगा देंगे डी। मगर इसका आंसर है आपका ए 500, क्योंकि एक्चुअल में जो वैल्यू एडेड हुई है वो 200 बेकर के, है ना, 300 मतलब बेकर ने ऐड करी है और 200 किसने करी है, मिलर ने ऐड करी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड की यदि आप बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा जो कि नेट एक्सपोर्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, एनडीपीएफसी आपको गिवन है 1500, एनएफ नेट फीफा दिया हुआ, फीटा दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500, देन एनएनपीएफसी विल बी। तो सिंपल है, यदि आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआई जनरली ऐड होता है, मगर ये नेगेटिव में दिया है तो आप माइनस कर देंगे 1500 माइनस 500, जो कि आंसर हो जाएगा सी 1000। अगला जो क्वेश्चन है, नेट एक्सपोर्ट इज कैलकुलेटेड एज। अब जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो होता है एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट। तो जब आप एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा बी नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है विद इन कंट्री जो इनकम आपकी कैलकुलेट होती है उसको आप डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कहते हैं। तो सिंपल है, जो अब्रॉड से होगी वो आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। विंडफॉल गेन्स का मतलब एक तरीके का प्रॉफिट, जो कि कैपिटल गेन्स भी प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे जो भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे होंगे अनसर्टेन, ये आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे डोमेस्टिक इनकम में, मगर जो एक बोनस होगा एम्प्लॉइज को मिलेगा वो आपके डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा डी बोनस टू एम्प्लॉइज। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। When the entire output is sold in an accounting year, अब ये डिस्कस आपसे करना था कि यदि एक ही अकाउंटिंग ईयर में सारा जो आउटपुट है वो सोल्ड हो जाता है तो इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगी वो सेल्स के बराबर होगी, है ना। इस पे चेंज इन स्टॉक आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी साल पूरी बिक गई है। तो जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग के बराबर होगा। तो आपका जितना प्रोडक्शन हो रहा होगा और जितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा वो टोटल नेट सेल्स हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सेल्स। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, जिसको आप ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी से आपको जनरली इनकम रेंट के फॉर्म में मिलती है। और बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके जो अगेंस्ट में आपको जो इनकम मिलती है उसको आप प्रॉफिट कहते हैं। तो ए और बी दोनों ही आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, है ना। अब इनकम मेथड के हिसाब से, अब इनकम मेथड के हिसाब से आप यदि एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आसान है, ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी हो सकता है, और रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम, ये भी हो सकता है। तो यदि आप बुक में फॉर्मूले याद करें या देखें तो आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अगला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब
जब आप फॉर्मूले देखें बुक में तो फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि आपको फिक्स्ड दिया है तो फिक्स्ड में इन्वेंट्री ऐड करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। यदि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये सब ऐड कर दें तो ग्रॉस डोमेस्टिक आ जाता है। नेट कैपिटल दिया होगा और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। डायरेक्टली आपकी बुक में गिवन है, जब आप फॉर्मूले इसको याद करेंगे तो सीधा सीधा आपको गिवन। 22nd क्वेश्चन है सॉरी, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, है ना। तो अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रोकर कमीशन, है ना, ब्रोकर का जो कमीशन होता है सेल और परचेज ऑफ गुड्स में, ये आपका इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगला ऑप्शन है आपका इट इज अ इनकम अर्न्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, तो ये एक सर्विस दे रहा है ना, और ये सर्विस एक तरीके की क्या है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब आप नेशनल इनकम क्या करते हैं, वो नेशनल इनकम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यदि इसी की जगह सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू का बारे में बात करेगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम बेचा खरीदा गया होगा तब भी इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम हो चुकी होगी। अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें तीनों ही मेथड यूज होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पीयूष मदर इज अ टीचर, शी ऑल्सो टीचर्स पीयूष, हाउ वुड यू ट्रीट दिस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो हमें याद रखना है, यदि टीचर है ना और वो पीयूष को पढ़ाएगी तो वो नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं होगा आपके, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किसी भी तरीके से मॉनेटरी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये एक सर्विस टाइप की हो जाएगी, फ्री सर्विस टाइप की हो जाएगी। तो नाइदर बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक और नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल। Which of the following will be included in national income? तो sale of bond by a company, transport expense by a firm, interest on loan, है ना, paid by household। तो ये तीनों ही नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। जो तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि सेल यदि कर रहा है तो उससे कंपनी को इनकम होगी, it will not contribute directly to the national income of the country। transport expense तो already expense है तो वो that will reduce your income। interest on loan paid by household तो that is an exemption from income, तो वो एक तरीके से नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स। अब नेशनल इनकम में क्या क्या आता है? तो नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम। तो हमने देखा है फैक्टर इनकम जनरली एफसी जिसको आप बोलते हैं एनएनपी एफसी, तो आंसर हो जाएगा बी, फैक्टर इनकम। ग्रोइंग कंट्री कौन सी होती है? ग्रोइंग कंट्री वो होती है जिसकी जीएनपी राइज होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, है ना। करंट प्राइस की बात नहीं करेंगे, कांस्टेंट प्राइस की बात करेंगे इसमें, जब आप जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं किसी कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी इन इंग्लैंड एड टू। अब यदि कोई पर्सन है, क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है और वो इंग्लैंड की किसी कंपनी में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो सिंपल है वो इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा कहाँ का, इंग्लैंड का। आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव बैन। अब सिंपल है, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेगेटिव तभी होगा जब ओपनिंग ज्यादा हो जाएगा काय से, क्लोजिंग से, और या तो फिर क्लोजिंग जीरो हो जाए, है ना। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो 29 का जो होगा वो क्लोजिंग कम हो जाए, इसका मतलब है ओपनिंग आपसे ज्यादा हो जाए, काय से, क्लोजिंग से। क्लोजिंग स्टॉक यदि जीरो हो जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन स्टॉक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मगर इसमें जो ज्यादा बेटर ऑप्शन है वो है क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक। द नेट वैल्यू एडेड एट एफसी ऑफ अ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज इक्वल टू। अब नेट वैल्यू एडेड जो आप फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होती है? तो जो आप फैक्टर पेमेंट्स को, टोटल फैक्टर जो पेमेंट्स करते हैं, इसकी कैलकुलेशन, इसके एडिशन को आप बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। The sum of net value added factor cost of all the producing unit of an economy gives gross domestic product at GDP-MP, NDP-MP, NDP-FC और लास्ट ऑप्शन है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये पिछला क्वेश्चन जैसे ही है, नेट वैल्यू एडेड को आप डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट, तो NDP-FC। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नाइदर बी। तो मेजरमेंट जब करते हैं तो आप जो रियल वैल्यूज होती हैं उनको देखते हैं कांस्टेंट प्राइस से। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल एट कांस्टेंट प्राइस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रियल वैल्यू।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। अब एनएफआईए कब आप यूज करते हैं? तो सिंपल है, जब आप डोमेस्टिक कैलकुलेट करते हैं तब आप उसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड भी जब आप कैलकुलेट करते हैं, है ना, क्योंकि तीनों ही मेथड में, एक में जीडीपीएमपी निकलता है, दो में एनडीपीएफसी निकलता है, तो कहीं ना कहीं तीनों ही मेथड में आप एनएफआईए का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये अभी हम करके आए हैं, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में यदि आप डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा और फिक्स्ड से डोमेस्टिक पे आएंगे तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। आंसर हो जाएगा सी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एमपी यदि आपको इक्वल टू पूछ रहा है तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, है ना, 35 जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम मेथड से आप जीडीपी एमपी निकाल के क्या निकाल रहे हैं? कंपनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। क्योंकि आप जनरली उससे एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते हैं, मगर जब जीडीपी एमपी उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन विल बी एडेड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी एडेड। नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस इज हायर देन नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। तो अब ये करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ, जब प्राइस क्या हो रहे होंगे? राइस हो रहे होंगे, तो आंसर हो जाएगा क्या? ए, राइजिंग प्राइसेस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शरी सेक्टर? तो टर्शरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, आंसर हो जाएगा सी, सर्विस सेक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? अब एक्सक्लूड की बात कर रहा है तो सर्विस ऑफ अ रेंटल टीवी सेट, तो ये तो आपकी इंक्लूड होगी, है ना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी इंक्लूड होगी। इम्प्यूटेड मतलब एक तरीके से जो फेयर वैल्यू उस एरिया पे उस कैलकुलेट करते हैं। सैलरी ऑफ हाउसमेड, है ना। मगर आप लॉटरी से कोई इनकम अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, आउटपुट लेस डिप्रिसिएशन, आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट और आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका सी, है ना, और जो डी ऑप्शन है दोनों ही सिमिलर है। आपका आंसर, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सी अलग है, सॉरी, आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना। तो आप सिंपल है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वैल्यू लेस आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये आपको डायरेक्टली ही बुक में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है फॉर्मूला, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप बड़े आसान से, यदि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए तो उनमें एक नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। अगला, एक्सपेंडिचर मेथड फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट फेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फेस ऑफ इनकम डिस्पोजिशन और ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल है, एक्सपेंडिचर मेथड जब आप पैसा खर्च करेंगे तो इनकम डिस्पोजिशन की बात होगी, खर्च करने की बात होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 42, ये आपसे पूछ रहा है वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इज इक्वल टू सेल्स प्रॉफिट, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट, और आखिरी ऑप्शन है सेल्स प्लस इंटरमीडिएट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला आपका ये भी है, वैल्यू एडेड आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्स। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट क्या नहीं है? तो डोमेस्टिक इनकम में जो आपकी फॉरेन की इनकम होगी वो उसका कंपोनेंट नहीं होगी, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज इनकरेक्ट, है ना। तो इस पे हमें वर्ड पे स्पेसिफिक रहना है कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि यही हमारे फ्री में नंबर चले जाते हैं। तो इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो यदि आप ऑप्शन ए देखें तो डोमेस्टिक में ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट कंपनसेशन प्लस मिक्स्ड इनकम, डोमेस्टिक में ऑपरेटिंग कंपनसेशन प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना। डोमेस्टिक में रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कंपनसेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। डोमेस्टिक में नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम में फीफा माइनस फीटा कर देंगे तो डोमेस्टिक, तो ये तो करेक्ट है ना। सॉरी, ये वाला भी करेक्ट है, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस को ही आप रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। मगर यहाँ पे आप देखें तो डबल बार प्रॉफिट आ गया है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछ रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज इनकरेक्ट? सेम क्वेश्चन, इनकरेक्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सही है। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक नेट इन्वेस्टमेंट, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, सही है। ग्रॉस से नेट, मगर
प्लस डेप्रिसिएशन, ये भी ऑप्शन, मगर यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज ये दी है, यहाँ पे आपको फिक्स्ड दिया, और जब आपको फिक्स्ड दिया होगा तो फिक्स्ड में आपको क्या करना है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी ऐड करना है, जो कि इसमें नहीं करा, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी, है ना, इनकरेक्ट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, तो यहाँ पे आप यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो हाउसवाइफ घर का काम कर रही है ना, तो वो एक तरीके से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और ना ही इंक्लूड होगी नेशनल इनकम, क्योंकि बाकी सारे लोग ही कहीं ना कहीं ये सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न कर रहे हैं, जो कि नेशनल इनकम का पार्ट होगी। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू, अब कौन कौन सा एक्रूइंग टू क्या क्या दिया हुआ है, नेशनल्स, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेसिडेंट, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे नेशनल इनकम रेसिडेंट जो होंगे आपके, इनकी जो फैक्टर्स होंगी, सम ऑफ फैक्टर्स इनकम दैट इज कैलकुलेटेड अंडर नेशनल इनकम। अगला है फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, है ना, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, यदि हम डोमेस्टिक कंट्री टेरिटरी के अंदर ही क्या कर रहे हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज भी हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल इनकम हमारी क्यों डिक्रीज कर देगा, क्योंकि एक तरीके से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फीटा है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। विद द राइज इन रियल नेशनल इनकम वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, तो अगर राइज रियल नेशनल इनकम यदि आपकी बढ़ जाती है तो आपका जो पीपल का वेलफेयर है वो भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। डीप फ्रीजर परचेज बाय अ कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, तो यहाँ पे यदि डीप फ्रीज वो खरीदता है तो ये आपका फाइनल भी होगा, ये आपका इंटरमीडिएट भी होगा। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, है ना, तो डबल काउंटिंग आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डबल काउंटिंग मतलब किसी एक ही चीज को बार बार काउंट कर लें, तो खाली आप वैल्यू एड काउंट करो, ये भी सही है, काउंटिंग ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, ये भी सही है, नॉट काउंटिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु आर नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो इंडिया जो गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, तो ये आपका रेसिडेंट होगा भारत का। इंडियन वर्किंग परमानेंटली इन यूनेस्को ऑफिस इन न्यूयॉर्क, है ना, तो ये यदि परमानेंटली वर्क ड्यूज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं भारत का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। मगर इंडिया वर्किंग एज अ ब्रांच इन अ ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक, मगर यहाँ परमानेंट यूज नहीं है, एम्बेसी है तो वो तो भारत का ही रेसिडेंट होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो कौन से ट्रांजेक्शन जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म, है ना, ये होता है इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इंडिविजुअल, है ना, तो ये भी नहीं होता, होता है ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन बाय द फ्रॉम बैंक, तो ये भी इंक्लूड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, है ना। अगला जो ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या नहीं आता, तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी, बोनस भी आपका वेजेस इन काइंड, एक तरीके से वेजेस इन कैश हो गया, हाउस रेंट वेजेस इन काइंड हो गया, तो फेस्टिवल गिफ्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला ब्रोकर कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, है ना, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर करने से ये इनकम होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड नहीं होगा नेशनल इनकम में, तो ब्रोकरेज पेड ऑन सेकंड हैंड, तो हमने पढ़ा ब्रोकरेज कमीशन एनी पेड ऑन सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड, तो ऑप्शन फर्स्ट हट जाएगा। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स, है ना, चार्ज्ड बाय, किससे हो जाएगा, चार्ज बाय कॉर्पोरेट ऑन प्रॉफिट, तो ये आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हो, क्योंकि इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा टैक्स जो पे करेगा, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स का आपका जो आंसर हो जाएगा,
चलिए अगला क्वेश्चन है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन नंबर 53 के जैसा ही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मतलब जो मिड में आप खर्च कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में आपका क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस जो होगा फर्म का, है ना, परचेज ऑफ फर्नीचर बाय फर्म, ये तो न्यू हो जाएगा, इंटरमीडिएट न्यू होगा, परचेज बाय ट्रैक्टर बाय फार्मर, रेफ्रिजरेटर बॉट बाय हाउस होल्ड, फाइनल कंजम्पशन, ये भी फाइनल कंजम्पशन, ये भी फाइनल कंजम्पशन, तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू फॉरवर्डेड a report forwarded by the Reserve Bank, there was a fall in rate of inflation as measured by CPI, consumer price index, है ना। आगे वो क्या कह रहा है, on year basis 5% to 8% in the previous year. Which of the following statement represent the situation? तो CPI falls, CPI has risen at a rate lower than the preceding year, CPI is constant or none of these। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका रियल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हैज राइजन, है ना, 5 से 8% एट अ लोअर रेट देन द प्रीसीडिंग ईयर, है ना। क्योंकि सिंपल है, पहले साल अगर वो 5% मतलब बढ़ा है ना, 8 फ्रॉम 8%, है ना, प्रीवियस ईयर 8 था, इस साल 5% बढ़ा है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा तो है मगर कम रेट पे बढ़ा है पिछले साल। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट आ सकता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग -100, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड क्या होता है, सेल्स प्लस क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक, है ना। तो आप देखें यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन रहा है, ये अगर इन दोनों के डिफरेंस को निकालें आप, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें जीवीएमपी दिया हुआ है 7000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000, रेशियो ऑफ सेल्स टू चेंज इन स्टॉक 4:1। तो यदि हम इधर बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में, तो हमें दिख रहा होगा कि जीवीएमपी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि 7000 जीवीएमपी दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 3000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10000। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक का रेशियो दिया हुआ है 4:1। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का यदि आप फॉर्मूला लगाएं तो सेल्स ले लें आप 4x और चेंज इन स्टॉक ले लें 1x। तो इससे आपकी x की वैल्यू आ गई 2000, जहां पे आप सेल्स को 4x कह रहे हैं, तो 2 into 4 हो जाएगा कितना, 8000। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8000 हो जाएगा, जो कि आपका गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 8000, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नेशनल इनकम 4500 करोड़ दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम 4700 दिया हुआ है, 4700, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल है, एनएफआईए जो होगा वो काय में आया होगा, आपका नेगेटिव में आया होगा, क्योंकि डोमेस्टिक से यदि नेशनल इनकम ज्यादा कम आ रही है तो एनएफआईए जो होगा वो जनरली नेगेटिव में होगा। तो सिंपल है, अगर वो नेगेटिव में होगा तो आपकी जो फैक्टर इनकम जो आपने रिसीव्ड करी होगी वो कम होगी और पे ज्यादा करी होगी। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी आपका गलत हो रहा, तीसरा यदि आप ऑप्शन देखें तो तीसरा ऑप्शन में आपको 800 करोड़ आप पे कर रहे हो, है ना, तो और चौथा भी आपका गलत हो रहा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि फीफा 600 दिया हुआ और फीटा 800, तो -200 और -200 4700 से करेंगे तो आपका 4500 आ जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये काफी बार क्वेश्चन हमें आ चुका है, अब हमें याद हो जाना चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक में चेंज इन स्टॉक, फिक्स्ड में तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, और नेट में इन्वेंट्री भी और डेप्रिसिएशन भी, तो आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जो स्टॉक में वैल्यू ऐड करते हैं, तो सारी चीजें चेंज इन स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश और सेमी फिनिश तीनों ही काउंट होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज, है ना, एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बाहरी जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्रॉफिट का कंपोनेंट क्या है, सारे ही हैं, है ना, तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, ये एक बार और पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देखें, व्हेन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है 840 करोड़ और ये दिया है 120, तो इसका फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो आप रियल कैलकुलेट कर देंगे, 840 अपॉन 120 दैट इज 7 into 100, 700 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा।
GNP deflator is represented by, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था। द सम ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू, तो जो फैक्टर्स पेमेंट होती है वो किसके बराबर होती है, तो सम जो फैक्टर पेमेंट्स होती है वो आपकी डोमेस्टिक इनकम है ना, वो आपकी नेशनल इनकम, दोनों ही जो फैक्टर है, क्योंकि एफसी दोनों ही होते हैं, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट क्या है, तो एक्सपोर्ट का, नेट एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, तो चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला डैश इज द चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सेमी फिनिश्ड एंड रॉ मटेरियल, तो चेंज इन स्टॉक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट स्लैश इंपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आर, है ना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आपको जिसको आप चूज करें उस हिसाब से आपका आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट अगर होगा रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेनर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा 73 का वो सी हो जाएगा। एक्सपोर्ट refers to expenditure incurred by foreign on purchase of final goods है ना and services produced within the domestic country's domestic territory and are included इन नेशनल इनकम। लास्ट है द टर्म वेलफेयर, वेलफेयर मतलब सबका एक तरीके से फायदा, तो सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल, है ना, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने से वेलफेयर नहीं, सेंस ऑफ फीलिंग प्राउड फॉर नेशन इज अलग पेट्रियाटिक फीलिंग हो जाएगी, मगर सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल आर इज द फीलिंग दैट इज कॉल्ड एज वेलफेयर। तो ये आसानी से आपके क्वेश्चंस थे, लगभग 74 क्वेश्चन है और इनमें से आप बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि इजी हो जाएंगे आपको मार्क्स अपने बढ़ाने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और नए हैं आप इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ वालों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि इजीली आप आसानी से अच्छे 20 के 20 नंबर इनमें ला सकें।